हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं अंकित यादव आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि रात के 9 बजे एक वीडियो आता है जिसमें आप मैथ का मॉक टेस्ट हल करते हो मेरे साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मैथ के मॉक टेस्ट को। लेकिन सबसे पहले हम होमवर्क हल कराते हैं, तो होमवर्क से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, घर के लिए काम दिया था। तो चलो, पहला प्रश्न आपके सामने जो होमवर्क का है, क्या लिखा है कि एक दूध वाला 24 रुपये प्रति लीटर पर दूध खरीदता है। ठीक है, वह इसमें 1/5 पानी डालता है और इस मिश्रण को 32 रुपये प्रति लीटर में बेचता है। उसका लाभ कितने प्रतिशत होगा। ठीक है, मान लो कि 100 लीटर दूध है। कितना है? 100 लीटर क्या है? दूध है। ठीक, मान लिया 100 लीटर दूध है, तो अगर दूध वाला 24 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से दूध खरीदेगा तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, बताओ। सोचो कितना हो जाएगा। 100 लीटर दूध है और 1 लीटर 24 रुपये का खरीदता है, तो 100 लीटर कितने का? तो 100 × 24 का। बताइए, हो जाएगा ना? कितना हो जाएगा? 2400। कितना रुपए? बात समझ में आ गई कि 24 रुपये प्रति लीटर खरीद रहा था, 100 लीटर कुल दूध है, तो क्रय मूल्य आ गया 2400 रुपये। अब क्या किया कि उसमें 1/5 पानी डाल दिया। देखो क्या है कि 100 लीटर दूध तो था ही, उसमें 1/5 क्या डाल दिया? पानी। तो कितना पानी मिलाया, पहले तो ये निकाल लो कितना आएगा। 20 लीटर क्या किया? पानी मिला दिया। बात समझ में आ गई। तो अब जो मिश्रण होगा वो कितने का हो जाएगा? 100 लीटर तो दूध था, 20 लीटर पानी डाल दिया, तो मिश्रण हो गया आपका 120 लीटर का। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है ना कि 100 लीटर तो दूध था, अब 20 लीटर पानी डाल दिया गया तो मिश्रण हो गया 120 लीटर का। ठीक, अब वह इस मिश्रण को 32 रुपये प्रति लीटर में बेचता है, मतलब 1 लीटर 32 रुपये में बेचता है। तो आप यहां से सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य निकालोगे। 1 लीटर 32 रुपये का, तो 120 लीटर कितने का? 120 × 32 का। बताइए आएगा कि नहीं आएगा। जब गुणा करेंगे तो आपका आएगा 3840 रुपये। यहां तक बात क्लियर, समझ में आई बात कि अगर 1 लीटर 32 रुपये का, तो 120 लीटर कितने का? गुणा कर दिया, आ गया। ठीक, अब बोलता है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। पहले पता तो करो कि प्रॉफिट है कितने का, लाभ कितने का है। तो प्रॉफिट अगर आप निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाना पड़ेगा। तो 3840 में से आप कितना घटा दोगे? 2400। जब घटाओगे तो आपका आएगा 1440 रुपये। आएगा कि नहीं आएगा। अब चाहिए आपको प्रतिशत लाभ, चाहिए ना। जब प्रतिशत लाभ आपसे पूछा जाए तो क्या करोगे आप? कुल लाभ कितने का हो रहा? 1440 रुपये का बटे क्रय मूल्य कितना है? 2400 रुपये है ना। तो 2400 गुणा 100, क्योंकि प्रतिशत चाहिए आपको। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए, और जब 24 का भाग देंगे ना तो आपका जाएगा 60 बार जाएगा, क्योंकि 24 × 144, एक जीरो और है इसलिए 60 हो गया। इसलिए आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उत्तर आएगा 60% का क्या होगा? लाभ। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं हुई होगी, आराम से हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना उत्तर आना था। ठीक है, चलो तो अब शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। क्या कहता है पहला सवाल? चलो ये रहा। पहला सवाल कहता है कि 3 संख्याओं में पहली और दूसरी संख्या का औसत दूसरी और तीसरी संख्या के औसत से 20 अधिक है। ठीक है, औसत की बात हो रही है। तो अगर पहली संख्या को हम पहली मान लें, दूसरी संख्या को हम दूसरी मान लें, ऐसे पहली और दूसरी हो गई। अब का औसत, तो औसत क्या होता है? कुल योग बटे कुल संख्याएं। तो कितनी संख्याएं हैं? 2। ये औसत हो गया ना, पहली और दूसरी का औसत हो गया, बराबर है दूसरी और तीसरी संख्या के औसत। पहले तो इसका औसत निकालो, तो कुल योग इसलिए जोड़ दिया, बटे कुल संख्याएं कितनी है? 2 से 20 अधिक, तो धन 20। यहां तक बात क्लियर है? बताइए, समझ में आया? औसत बराबर औसत से 20 अधिक, यही बोला था। पहली और दूसरी का जो औसत है वह दूसरी और तीसरी के औसत से 20 अधिक है। ये हमने आपके सामने रख दिया, हो गया। अब क्या करो? करो पक्षांतर। देखो, पहली प्लस दूसरी बटे 2
और ये प्लस में है, यहाँ माइनस में आएगी, तो दूसरी प्लस तीसरी और बटे में कितना 2 बराबर में कितना बचा 20। अब इसको हल करेंगे तो लासा आया 2, आया कि नहीं आया? हल करेंगे तो आएगा पहली प्लस दूसरी माइनस दूसरी और माइनस का गुणा अंदर होगा तो प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आएगी तीसरी। बात समझ में आ रही है? बराबर में हो गया 20। ये दूसरी से दूसरी कट गई और ये 2 का गुणा हो गया इधर, तो यहाँ बचा पहली माइनस तीसरी बराबर कितना 20 दूनी 40। अब पूछा क्या गया है? पहली संख्या तथा तीसरी संख्या के बीच अंतर क्या है? तो पहली संख्या तथा तीसरी संख्या के बीच अंतर कितना निकला? 40 निकला ना? ये अंतर ही तो है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पहला सवाल आपके सामने हो गया। क्लियर है ना? क्लियर, बात समझ में आ रही है ना? चलो अगला सवाल, ये रहा अगला सवाल। क्या बोला गया है कि एक स्कूल में लड़कियां स्कूल के कुल छात्रों की संख्या का 45% है। मान लो कि 100% या 100 है कुल छात्र, ठीक। अगर मान लो अगर 45% क्या है लड़कियां, लड़कियां हैं आपकी, ठीक, तो लड़के कितने हो जाएंगे? 55%। बताओ हो जाएंगे ना? बोलो ना, हो जाएंगे ना? ये आपके लड़के हो गए। यहां तक बात क्लियर? अगर 45% लड़कियां हैं तो 55% लड़के हो जाएंगे, बेझिझक हो जाएंगे ना? हो गए। अब बोला है कि कुल छात्रों की संख्या में से कुल छात्र कितने हैं? 100 में से 20% छात्र को ही वार्षिक खेल प्रतियोगिता के लिए चुना गया। मतलब 100 में से कितने चुने गए? 20% चुने गए ना? बताओ कोई परेशानी? 20% छात्र चुने गए वार्षिक खेल प्रतियोगिता के लिए, ठीक। बात समझ में आ रही है? वार्षिक खेल प्रतियोगिता के लिए 20% चुने गए, ठीक है, के लिए चुना गया। यहां खत्म किया था। तो जो स्कूल के कुल लड़कों की संख्या से 420 कम है, जो मतलब बाद में किसको छोड़ा है हम लोगों ने? 20% को। जो 20% है ना, वह कुल लड़कों की संख्या से 420 कम है। यहां कुल लड़के कितने हैं? 55%। ये जो 20% है कुल लड़कों की संख्या से 420 कम है, यही बोल रहा है। तो आप देख तो लो कितना कम है, बताओ कितना कम है? कितना कम है? 55 और 20 में कितना अंतर है? बताइए कितना है? 35 का। 35% बराबर सीधा सीधा हो जाएगा 420 के। बताइए हो जाएगा ना? 35 कम था प्रतिशत में और संख्या में कितना कम था? 420। तो 35% बराबर हो जाएगा 420 के। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है ना? चलो अब क्या बोला गया है? लास्ट में लिखा है, बहुत ही अच्छी चीज लिखी है, और क्या लिखी है वही तो हमें पढ़नी है। देखो, वार्षिक खेलों के लिए चयनित लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। यदि चयनित लड़कों की संख्या 140 है, मतलब जो प्रतियोगिता के लिए चुने गए थे उनकी बात हो रही है, तो आप निकाल तो लो कि कितने चुने गए थे। कितने चुने गए थे? 20%। तो आप बस यहां से 20% निकाल लो। क्या करोगे? 42/35 और गुणा 20। बस काटना ही तो है। 5 सत्ते 35 और 5 चौके 20 और 7 से कट जाएंगे कितनी बार? 6 बार। बताइए कोई दिक्कत यहां तक? परेशानी आपको नहीं है ना? तो आपका यहां से आ जाएगा, ये 420 था ना, 1 मिनट, ये 420 था, ठीक। ये 60 बार कटेगा तो आपका आ जाएगा 240। आ गया 240। तो 20% जो छात्र प्रतियोगिता के लिए चुने गए थे वो कितने हैं? प्रतियोगी छात्र निकल आए आपके। कितने बताइए? कितने प्रतियोगी छात्र? 240। बात समझ में आ रही है? प्रतियोगी छात्र आपके निकल आए 240। अब क्या पूछा गया है कि लड़कों की संख्या 140 है तो लड़कियां कितनी? अब 240 में से लड़के हैं 140, तो लड़कियां कितनी? लड़के घटा दो इसमें से, कितना बचा? 100। ये लड़कियां ही तो हैं, ये लड़की हैं 100। बस हो गया। लड़की कितनी है? 100। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है ना? यहाँ 420 लिखा था ना, यहाँ 420 है, ठीक है, 42 नहीं है, 420 है। इसलिए
60 चौका 240 होगा। बात समझ में आई? क्लियर है? प्रतियोगी छात्र 240 आ गए, 140 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी? 140 घटा दो तो 100 आ जाएंगी, तो 100 क्या है? लड़कियां। बात समझ में आ गई? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न ये रहा। बोला है कि राम ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर एक टीवी खरीदा। ठीक है, यदि उसने उसे 30% की छूट पर खरीदा होता तो उसे 800 रुपए की बचत होती। बहुत सही। देखो 20% की छूट और 30% की छूट, दो प्रकार की छूटें दी गई हैं। ठीक, जब वह 20% पर खरीदता है और उसकी अपेक्षा अगर वो 30% पर खरीदे तो उसको कितने की बचत होती है? 800 रुपए की। बताइए, होती है ना? और प्रतिशत में क्या हो रहा है? कितने का हेर फेर है? 10% का। तो 10% बराबर हो जाएंगे ना 800 के? बताइए, प्रतिशत में हेर फेर हो रहा है 10% का और रुपयों में 800 रुपए का। बताइए, तो 10% बराबर 800 रुपए की। अब पूछा क्या गया है? उसके द्वारा खरीदी गई टीवी का अंकित मूल्य ज्ञात करो। देखो क्या है कि जो छूट है वो हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, तो अगर अंकित मूल्य कितना होना चाहिए? 100%। इतना होगा अंकित मूल्य, मान लो। अब देखो 10% बराबर 800, तो 100% बराबर कितना? तो 800 बटे 10 और गुणा 100। जीरो से जीरो कट गया, कितना आया? 8000 रुपये। कौन सी ऑप्शन में है? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कुछ था ही नहीं इसमें, तो आराम से हो गया। समझ में आ गई ना बात कि हेर फेर कितने का था? 10% का और रुपयों में 800 का, तो 10% बराबर सीधे सीधे 800 के हो गए। अब 100% ही तो निकालने हैं क्योंकि अंकित मूल्य पूछा, और मान लो कि अंकित मूल्य 100% है, बस निकल आया, हो गया ना। चलो अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। बोला गया है कि एक टंकी में दो छेद हैं। मान लो एक छेद का नाम ए है और दूसरे छेद का नाम बी है। ठीक, एक छेद है वह 9 मिनट में क्या करता है? टंकी खाली। और एक दूसरा छेद है वह 16 मिनट में खाली करता है। यही लिखा है ना? चलो, एक नल है वह 9 मिनट में खाली करता है और दूसरा 16 मिनट में। चलो अब निकाल लो कि कुल कुल काम निकालते हैं। काम, ये काम ही तो है। क्या करेंगे हम लेंगे इनका लासापा। कितना आएगा? 144। 144 कुल काम है। ठीक, मान लिया 144 कुल काम है। अब आप निकाल सकते, एक एक मिनट का निकाल लो। 1 मिनट का काम, अगर ए नल का 1 मिनट का काम निकालेंगे तो 9 का भाग देंगे 144 में, कितनी बार जाएगा? 16 बार। और बी का निकालेंगे तो 16 का भाग देंगे 144 में, कितनी बार जाएगा? 9 बार। ठीक, अब चूंकि दोनों खाली कर रहे हैं तो आप भली भांति जानते हैं कि खाली करने वाले को माइनस प्रदान किया जाता है क्योंकि वह खाली कर रहा है। अब क्या किया कि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया। अगर दोनों को एक साथ खोलेंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे ना, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो कितना हो गया? 25, वो भी माइनस का। माइनस सिर्फ ए दर्शाता है कि टंकी क्या होगी? खाली, और कुछ नहीं। अब पूछा गया है कि खाली करने में टंकी को कितना समय लगेगा? टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा? तो समय पूछा है आपसे। अगर समय पूछा गया है तो समय के लिए क्या करते हैं? कुल काम कितना है? 144 बटे 1 मिनट का काम कितना है? 25। बस अगर हम इसको हल करेंगे तो 25 पंचे 125, कितना बचेगा आपका? आपका बच जाएगा 19 बटे 25। इतना लगेगा, इतने मिनट आपको लगेंगे, मतलब नल को लगेंगे। ठीक है ना? कौन सी ऑप्शन में है? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये चैप्टर तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत बारीकियां समझाई हैं इस चैप्टर की, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। जिसने नहीं पढ़ा है वह रेवन स्टडी की प्लेलिस्ट में जा सकता है, देख सकता है। नल और टंकी बहुत ही कायदे से मैंने समझाया है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। बोला है पी तथा क्यू की आय का अनुपात 5:3, क्यू तथा आर की आय का अनुपात 5:2। यदि पी की आय का 1/4 आर की आय से 500 रुपये अधिक है तो क्यू की आय कितनी होगी? चलो यहां से आप पी अनुपाते क्यू अनुपाते आर नहीं निकाल सकते क्या?
बिल्कुल निकाल पाओगे, क्योंकि P अनुपाते Q है आपके पास और Q अनुपाते R है आपके पास, तब तो निकल ही आएगा। देखो कैसे, बहुत ही आसान। P अनुपाते Q कितना दिया, 5:3 है ना आपके पास, इतना ही। अब Q अनुपाते R कितना दिया, 5:2, तो यहाँ Q के नीचे Q का मान, ऐसे बस जहाँ जगह पड़ी है भर दो संख्याएं, यहाँ 3 आएगा और यहाँ 5 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जिसके आगे पीछे जो जगह खाली होती है उसके आगे पीछे वही संख्या भरी जाती है। तो यहाँ हो जाएगा 5 25 और यहाँ 15 और यहाँ 3 दूनी 6, हो गया ना। अब बस कुछ नहीं करना है, मान लो कि P का मान है 25x और इसका 15x Q का और R का 6x, मान सकते ना अलग अलग, मान लिया। अब क्या है, अब देखो क्या बोला गया है, बोला गया है कि यदि P की आय का 1/4, P की आय का 1/4, P की आय कितनी है 25x, तो 25x का 1/4, ठीक, बराबर है R की आय से 500 रुपये अधिक। R की आय कितनी है 6x, है ना, यही तो है, 6x से 500 रुपये अधिक, बन गई इक्वेशन। अब बस x को एक तरफ कर लो, तो 25x/4 हो गया और -6x हो गया और बराबर में 500 हो गया। जब इसको हल करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 4 का गुणा करेंगे 6 में, कितना आएगा 24, तो 25 में से 24 चले गए, कितना बचा x, एक x ही तो बचेगा। ध्यान रखना, ध्यान से, क्या किया मैंने, 4 का गुणा किया 6 में, कितनी बार गुणा में आया, 4 गुणा 6 करेंगे तो आएगा 24, आएगा ना, और 25 में से जब 24 घटाएंगे तो एक x बचेगा, तो x बटे में कितना आएगा 4, क्योंकि 4 तो है ही ना बटे में, और बराबर में कितना है 500। अब x बराबर चाहिए तो 4 का गुणा इधर हो जाएगा, कितना आएगा 5 चौकी 20, मतलब x का मान आ गया 2000, आ गया ना, बताइए आ गया। अब बोला गया है कि Q की आय कितनी होगी, Q की आय यही तो है, x का मान है 2000, तो 15x का मान कितना हो जाएगा, 15 गुणा 2000, बताइए होगा ना, तो कितना हो जाएगा 30,000। बस यही तो पूछा था, कहाँ है, ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कुछ था ही नहीं इस प्रश्न में, तो आराम से हो गया, समझ में आ गई ना बात। उसने जो बोला है बस वही करना है, सवाल जैसा जैसा बोलता जाए वैसे वैसे करते जाओ, कभी गलत नहीं होगा। ठीक, अगला सवाल ये रहा, बोला गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 120 है, उनके वर्गों का योग 289 है, दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा। ठीक, मान लो कि दो संख्याएं x और y हैं, ठीक, बोला गया है कि इनका गुणनफल कितना दिया है 120। संख्याएं x और y मानी है हमने, याद रखना, गुणनफल बोला था इसलिए हमने गुणा कर दिया, कितना दिया 120, बात समझ में आई। दूसरी बात में क्या बोला है, बोला गया है कि उनके वर्गों का योग 289 है, वर्गों का योग, तो एक संख्या तो x थी तो x का वर्ग धन दूसरी संख्या y, तो y का वर्ग कितना y² बराबर हो जाएगा 289। बात समझ में आ रही है कि x गुणा y दिया है 120, ठीक, फिर बोला है उनके वर्गों का योग, तो हमने वर्ग करके जोड़ दिया, x² + y² बराबर 289, क्योंकि दिया था। पूछा क्या है उनका अंतर संख्याओं का, मतलब x - y बराबर चाहिए। इतनी बात समझ में आ रही है। आपको एक सूत्र आता होगा, बचपन से आपने पढ़ा है क्या, कि x - y का होल स्क्वायर बराबर x² + y² और -2xy, बचपन से पढ़ा होगा, कक्षा 7 से आपको पढ़ाया जाता है इसको और बहुत आगे तक लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये आपने बचपन से पढ़ा है तो इसको इस्तेमाल कर लो, बचपन से पढ़ाया है और फिर भी इस्तेमाल ना कर पाओ फिर कैसे चलेगा। चलो तो क्या करेंगे कि x - y तो हमें पता ही नहीं है, x² + y² दिया गया कितना 289, माइनस 2 गुणा x गुणा y कितना दिया गया 120, बस मान ही तो रखने हैं, 289 - 240 कितना बचा, x - y का होल स्क्वायर बराबर बचेगा यहाँ कितना 49 बचेगा ना। आपसे पूछूं कि x - y बराबर कितना, तो आप बोलोगे √49 आएगा ना, क्योंकि स्क्वायर जो होता है जिसको हिंदी में वर्ग बोलते हैं, उसका अगर पक्षांतर करेंगे तो वर्गमूल में जाता है। पहुंच गया ना। अब वर्गमूल कितने का,
49 का कितना आएगा 7, क्योंकि 7 का वर्ग ही होता है 49। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 7। कौन सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आई। बस इसमें ए मेन हीरो था ना, इसी के हिसाब से आया, बस हो गया। समझ में आया बात समझ में आई। चलो तो अगला सवाल ए है। अगला सवाल बोला गया है, क्या बोला गया है आपसे बोला जा रहा है इस प्रश्न में कि ए बी सी की आय का अनुपात 2:3:4 है तथा इनके खर्च का अनुपात 3:4:5 है। ठीक है, यदि ए अपनी आय का 1/5 भाग बचाता है तो ए बी सी की बचत का अनुपात ज्ञात करो। ये पूछ लिया आपसे। चलो इसको लगाते हैं फटाफट, तुरंत लगाएंगे। देखो आय दी, आय क्या है, आय ए अनुपाते बी अनुपाते सी कितनी दी रखी है आपको 2:3:4। ठीक है ना। खर्च क्या दिया है, खर्च दे रखा है आपको 3:4:5। ठीक, अब अगर मैं आपसे कहूं कि यहां मैंने आय ए की 2x, बी की 3x और सी की 4x मान ली। ठीक, अब मैं आपसे कहूं, अगर आपसे कहूं कि आप खर्च मानो तो क्या मानोगे 3y। अब यहां x क्यों नहीं माना, x इसलिए नहीं माना क्योंकि थोड़ा सा सोचो आप कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो जितना कमाएगा, आय है और एक खर्च है, जितना कमाएगा उतना ही खर्च कर देगा पूरा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, कुछ तो जरूर बचाता होगा वो। अगर बचाता है तो अलग अलग हो जाएगा ना, आय अलग और बचत अलग, या खर्चा अलग हो जाएगा ना। जब खर्चा अलग है तो खर्चा को अलग मानेंगे हम, अलग चर राशि में। तो y मान लिया, ए 4y मान लिया और ए 5y मान लिया। बात समझ में आ रही है कि हमने अलग अलग क्यों माना, क्योंकि किसी का भी कोई भी व्यक्ति हो उसकी आय और खर्च समान नहीं हो सकते, अलग अलग होता है, इसलिए अलग अलग चर राशि से गुणा कर दिया। बात समझ में आ गई। ठीक, अब बोला गया है कि यदि ए अपनी आय का 1/5 भाग बचाता है। अच्छा, 1/5 भाग क्या करता है, बचाता है। अगर 1/5 भाग बचाता है तो खर्च कितना करता है बताओ। मान लो कि कोई हिस्सा अपने आप में 1 है, उसका 1/5 भाग क्या करता है, बचाता है। तो खर्च कितना, 1 में से घटा दो, कितना आएगा 4/5, यही आएगा ना। ठीक, अब बोला गया है आपसे, देखो क्या बोला गया है, बहुत ही प्यारी चीज बोला गया है। ए अपनी आय का, आय कितनी है ए की 2x, 2x का 4/5, क्योंकि आय का करेंगे 4/5 निकालेंगे तो कितना आएगा खर्च के बराबर, क्योंकि खर्च ही तो कर रहा। कितना आएगा 3y होगा ना। अब बस यहां से गुणा ही तो करना है। देखो 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 8x बराबर 5 का गुणा 3 से तो कितना 15y बराबर, यहां से निकालेंगे x/y बराबर कितना आएगा 15/8। ठीक है, मतलब x का मान 15, y का मान 8। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है ना कि x और y का मान कैसे निकला, बहुत ही आसानी तरीके से निकाल लिया ना। अब देखो क्या करेंगे, अब बस कुछ नहीं करना है, यहां से आपको आय निकालनी है, निकालो आय। अगर हम a, b और c की आय निकालेंगे तो x का मान रखना पड़ेगा सब में। तो x का मान है 15, तो सब में 15 से गुणा कर दो। 15 दूनी 30, 15 × 45 और 15 × 60। ये तो हो गई क्या आय। अब खर्च निकालना है तो खर्च के लिए y का गुणा करना पड़ेगा। y कितना है 8, तो 8 का गुणा कर दो सब में। तो 8 × 3 = 24 और 8 × 4 = 32 और 8 × 5 = 40। ठीक, ये तो हो गई आपकी आय और ये खर्च हो गया ना। अब क्या पूछा है, बचत का अनुपात पूछा। चलो बचत निकालेंगे। बचत कैसे निकलेगा, अगर आय में से हम खर्च को घटा दें, आय में से खर्च को घटा दें तो बचत नहीं निकल जाएगी। बस यही तो करना है, घटा दो। तो 30 में से 24 गए, क्योंकि 30 आय 24 खर्च, तो कितना 6 बचा। ऐसे ही 45 में से 32 घटाएंगे तो कितना बचेगा 13, और 60 में से 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा 20 बचा ना। बस अब अनुपात बनाना है, अनुपात बना दो।
समान चीज़ें होंगी तो कट जाएंगी, कुछ समान मिल रहा क्या? नहीं। तो बचत में जो अनुपात निकला वो 6:13:20 निकला। कौन सी ऑप्शन में है? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि क्यों किया ऐसे, क्यों अलग अलग चर राशि मानी? इसलिए क्योंकि किसी की आय उसके खर्च के बराबर नहीं हो सकती, कुछ तो वो जरूर बचत करेगा। बात समझ में आ रही है। और चूंकि बचत पूछी गई है आपसे, तब तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि बचत तो हो ही रही है। बात समझ में आ रही है ना? क्लियर है पूरा सीक्वेंस क्या लगाया मैंने? ठीक, चलो अगला बोला गया है कि यदि किसी संख्या n को 6 से विभाजित किया जाता है तो 4 शेष बचता है। यदि 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष बचेगा? ये सवाल है आपके सामने और पूछा गया है। ठीक है, एक काम कीजिए, ये आप होमवर्क कर लीजिए, लिख लीजिए, ये आपको होमवर्क में है। एक और होमवर्क है आपको, ये रहा, जो हमेशा की तरह आपको दिया जाता है, बस एक एक्स्ट्रा हो गया आज के दिन, और कुछ नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। एक ए होमवर्क है और एक ए होमवर्क है, बस ये 2 प्रश्न आपके लिए होमवर्क में। आप सभी करके आएंगे, मुझे पता है, पूरी उम्मीद है। अगर जिसको उत्तर आ जाता है तो वो कमेंट करे, और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा।